पीसीएस परीक्षाओं के लिए राज्यों के जिलों से जुड़ी हर जरूरी जानकारी के लिए टीम दृष्टि ने शुरू किया है नया कार्यक्रम जिला एक नजर में। यह कार्यक्रम हर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 8 बजे दृष्टि पीसीएस चैनल पर प्रसारित होता है। स्वागत है आप सभी का दृष्टि आईएएस के इस यूट्यूब चैनल में। दृष्टि आईएएस ने विद्यार्थियों के उत्तर लेखन कौशल अर्थात आंसर राइटिंग स्किल के लिए कई परियोजनाएं प्रारंभ की हैं। इसमें विशेष रूप से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के परीक्षार्थियों के लिए जो मुख्य परीक्षा में प्रश्न आए हैं उसका एक सारगर्भित विश्लेषण उत्तर दृष्टि आईएएस के एक्सपर्ट्स आप तक संप्रेषित कर रहे हैं, ताकि आप जान सकें, समझ सकें कि किसी भी प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से बनाकर बेहतर प्रकार से संप्रेषित किया जा सकता है, ताकि अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करके अच्छे रैंक के साथ चयनित हुआ जा सके। मैं संजीव श्रीवास्तव, भूगोल, पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी, यहाँ तक कि जो थर्ड पेपर में इकोनॉमी से कंसर्न जो ज्योग्राफी और इकोनॉमी के दोनों के कॉमन टॉपिक्स हैं जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, या सेकेंड पेपर में जियो पॉलिटिक्स से संबंधित प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ। साथ ही साथ आपदा प्रबंधन या आपदा और आपदा प्रबंधन से संबंधित जो प्रश्न आए हैं या जो आएंगे उसका संप्रेषण मैं आज तक कर रहा हूँ। इस प्रक्रिया में मेरा प्रयास है कि प्रश्न के उत्तर को 3 भाग में बांटकर आप तक संप्रेषित करूं। पहले भाग में मैं यह बताता हूं कि प्रश्न की मांग क्या है। दूसरे भाग में प्रश्न का प्रस्तुतिकरण किस प्रकार से बनाया जाना चाहिए, अर्थात किस पॉइंट पे कितना शब्द, और उसके साथ यदि कोई फिगर, डायग्राम, मॉडल या फ्लो चार्ट यदि देना हो तो किस प्रकार का होगा। और तीसरे भाग में फिर उत्तर लिख करके मैं आपको संप्रेषित करता हूँ, क्योंकि ये डायरेक्शन इजीली मिल जाता है। कई बार विद्यार्थी बेहतर सीख तब पाते हैं जब उनको उसी स्वरूप में उस धारा प्रवाह के साथ लिखा हुआ उत्तर भी मिले। तो निसंदेह उत्तर लेखन कौशल का बेहतर से बेहतर विकास हो सकेगा। तो इस प्रक्रिया में 2021 के लगभग सभी प्रश्न, 2020 के लगभग सभी प्रश्न जो मुख्य परीक्षा में पूछे गए हैं आप तक संप्रेषित किया जा चुका है। इस प्रक्रिया में इसी क्रम में हम 2019 के प्रश्नों का विश्लेषण कर रहे हैं। 19 के भी कई प्रश्न आप तक पहुंच चुके होंगे। आज जो प्रश्न है, हालांकि वो सामाजिक विषय के मुद्दों से ज़्यादा संबंधित है, लेकिन भूगोल से भी संबंधित है, जो नगरीकरण और नगरीकरण के समस्या से संबंधित है। चलते हैं, देखते हैं प्रश्न को, और जिस प्रकार से मैं विश्लेषित करता हूं उस प्रक्रिया से समझते हैं और फिर देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। 2019 के परीक्षा में खंड बी से कुल ये 7वां प्रश्न है। प्रश्न 2 भाग में बटा हुआ है और 200 शब्दों का है, अर्थात पूरा स्कोप है कि हम बेहतर प्रकार से अवधारणा, फ्लो चार्ट, पिक्चर, डायग्राम, इन सबको दे करके उत्तर को लिखें। प्रश्न है नगरीकरण को परिभाषित कीजिए। कई बार मैं आप लोगों को उत्तर बताने के क्रम में हमेशा बताता हूं कि किसी भी चीज की अपनी एक परिभाषा होती है, एक अवधारणा होती है जिसको थीम कहते हैं। वो थीम आप जरूर जानिए, और तकनीकी स्तर पर यदि जानते हैं तो और बेहतर है। जैसे बाढ़ की परिभाषा आप खुद भी बना सकते हैं, लेकिन भारतीय बाढ़ आयोग ने बाढ़ की परिभाषा को निर्मित किया है, वही ज़्यादा स्वीकार्य होगा। अन्यथा थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ बाढ़ हो, सूखा हो या किसी भी अन्य चीज़ की परिभाषा आपको मिल जाता है, उसको आप समझ सकते हैं। तो तकनीकी स्तर पे यदि आप जानते हैं तो बेहतर अंक आने की संभावना हमेशा होगी। और यहाँ पर स्पष्ट रूप से पूछा गया है नगरीकरण को परिभाषित कीजिए, और मैंने हमेशा आपको प्रश्न के उत्तर का विश्लेषण करने की प्रक्रिया में बताया है कि विद्यार्थियों से मैं बात करता हूं कि आप इसमें से क्या जानते हैं। हालांकि ऑप्शनल के वे परीक्षार्थी जो मुझसे पढ़े हैं उनका काफ़ी एक कमांड तो होता है, परंतु कई बार वो भी मिस करते हैं। मिस करना गलत है। आप पढ़े हैं तब तो निसंदेह आपके पास कंटेंट और कंसेप्ट, तथ्य और अवधारणा होने ही चाहिए। सामान्य अध्ययन के परीक्षार्थी जो इस टॉपिक्स को बेहतर प्रकार से नहीं तैयार करते, उनका एक कॉमन आंसर है कि नगर क्या हो सकता है। लेकिन कॉमन या सामान्य उत्तर में फिर अंक भी हमेशा समान नहीं आएगा। बेहतर आउटस्टैंडिंग मार्क्स लेकर के ही आप बेहतर रैंक के साथ चयनित होंगे, और बेहतर रैंक के साथ चयनित होने का मजा ही कुछ और होगा। ओबियसली लाइफ फिर और ज़्यादा बेहतर होगा, गुणात्मक जीवन जिएंगे आप। तो यहाँ पर नगरीकरण को भारत के, मैं बता दूं, भारत के जनगणना में प्रत्येक जनगणना के अंतर्गत नगर की परिभाषा को अप्रूव किया जाता है। जो शहरी मंत्रालय है उसके अंतर्गत
रिकमेंडेशन जाते हैं तो जनगणना के जो कमिश्नर हैं वो अप्रूव करते हैं कि इस बार नगर की परिभाषा में हो सकता है कोई परिवर्तन हो और हो सकता है पहले के मान्यताओं को ही स्वीकार कर लिया जाए। क्लियर हो रहा है? समाजशास्त्र का ये विषय वस्तु है। तो नगर को सबसे पहले भारत की जनगणना में 1872 में ही परिभाषित किया गया था, लेकिन 1872 का जो जनगणना हुआ था ऑफिशियली बहुत मान्य नहीं हो पाया। इसके बाद जो अगला जनगणना हुआ 1881 1888, निसंदेह ये औपनिवेशिक युग में हुआ था। उस समय नगर के अवधारणा को 72 में 2 अवधारणा दी गई और तीसरे को भी जोड़ दिया गया और कुछ अपवाद को भी शामिल कर दिया गया। मैं बताता हूं क्या। वो ये कि किसी भी क्षेत्र में अगर कार्यकारी जनसंख्या का 75% जनसंख्या गैर किसी कार्यों में रत हो या 75% से ज्यादा, मतलब कम से कम 75% होना चाहिए, 75% या उससे अधिक जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो तो हम मानेंगे वो नगरीय जनसंख्या है। लेकिन फिर भी नगर का भी एक पॉइंट से नहीं बनेगा। और क्या था? वहां पर कुल जनसंख्या उस बस्ती का, अधिवास का 5000 कम से कम होना चाहिए। ये 81 में ऐड किया गया। और तीसरा दिया गया, वहां पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का गठन होना चाहिए। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का गठन होना चाहिए। अब औपनिवेशिक युग में कई ऐसे किला नगर थे या शैक्षणिक नगर थे जहां की कुल जनसंख्या 5000 तो नहीं थी, या जो कुल जनसंख्या है उसका 75% या उससे अधिक गैर कृषि कार्यों में संलग्न नहीं था। इसके बावजूद स्पेशल मान्यता देते हुए उसको नगर की मान्यता दे दी गई। जैसे झारखंड में एक नगर है शिक्षा के लिए, या इसको नेतरहाट कहते हैं, या जो कोलकाता के रविन्द्रनाथ टैगोर जी का संस्थान था, वहाँ की जनसंख्या हार्डली 1500 के आसपास थी। लेकिन चूंकि वो शैक्षणिक संस्थान था इसलिए वहाँ पर नगरीय सुविधाएं होनी चाहिए थी। इसलिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जो सुविधाएं हैं जैसे वाटर सप्लाई, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी, इन सब की व्यवस्था वहाँ पे की जाती थी। तो उसको ऑलमोस्ट एक नगर का दर्जा दे दिया जाता था। कई बॉर्डर के एरियाज हैं जो एक किला नगर के तौर पे सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते थे, उनकी जनसंख्या भी बहुत कम होती थी, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का विकास निर्माण कर दिया जाता था और उसको नगर का दर्जा दे दिया जाता था। तो भारत में नगर की अवधारणा का प्रारंभ होता है 72 से ही। 81 में ऑलमोस्ट वो कंक्रीट होता है, परंतु धीरे धीरे कई चीजें संशोधित होती गई। अब वैश्विक स्तर पर देखेंगे तो लग्जमबर्ग में 200 लोग ही नगर बना सकते हैं। यहां तो कई ऐसे परिवार हैं गांवों में जो जिनके यहां 200 लोग होंगे। क्योंकि भारत सघन जनसंख्या अधिवास का राष्ट्र है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राष्ट्र है। ये सब बताने की आवश्यकता नहीं है, आप जानते हैं। यूरोप में कई ऐसे राष्ट्र हैं जहां 500 लोग हो जाएं तो नगर बन सकता है, क्योंकि वहां की कुल जनसंख्या इतनी कम है। हाँ, उसमें बाकी जो क्लाउजेज हैं, जैसे जो कृषि कार्य में रत जनसंख्या होगा वो किसी कीमत पे 25%, वहां 25% नहीं, वहां 2 से 3% ही लोग कार्य करते हैं कृषि में। इसलिए भारत में छिपी हुई बेरोजगारी ज्यादा है। तो नगरीकरण की जो अवधारणा है वो भारत के जनगणना आयोग के द्वारा स्वीकार किया जाता है और तब जाकर के उसी को अवधारणा के अंतर्गत मान्यता प्राप्त होता है। तो अंतिम में 1961 में जो जनगणना हुआ था उसी में 3 पॉइंट्स को और कुछ सब्सिडरी पॉइंट्स को स्वीकार किया गया। जैसे उसमें घनत्व को भी जोड़ दिया गया था। कहा गया अनिवार्य नहीं है, लेकिन प्रायः ऐसा भारत में देखा जा रहा है कि जो नगर हैं उनका जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। तो आप इसको भी एक आधार के तौर पे ले सकते हैं। तो पहला पार्ट है नगर को परिभाषित कीजिए। तो सिंपल है, नगर की अवधारणा को बताइए। तो हम अपने ज्ञान से, अपने सोच से नहीं, जो सेंसस के आधारभूत तथ्य हैं, स्वीकार्य तथ्य हैं, उसी को देना होगा। तो प्रश्न का पहला पार्ट है नगर को परिभाषित कीजिए, और इसमें सामान्यतः परीक्षार्थियों ने 30, 40, 50 शब्द मैक्सिमम कहा और कहा कि फिर हम लोग सब नगरीकरण के समस्या को बताएंगे। एक चीज यहां मैं और इंडिकेट करूंगा, इस प्रश्न के ट्रांसलेशन में एक प्रॉब्लम है। हालांकि मीनिंग में बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं आएगा लिखने की प्रक्रिया में, लेकिन ट्रांसलेशन का प्रॉब्लम है। मैं बताता हूं क्या।
डिफाइन अर्बनाइजेशन, नगरीकरण को परिभाषित कीजिए, ये सेम है। बढ़ते नगरीकरण से, यहां दूसरा जो पार्ट है उसमें है बढ़ते नगरीकरण से उत्पन्न समस्याओं की विवेचना कीजिए, और इंग्लिश में लिखा हुआ है डिस्कस द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय फास्ट पेस ऑफ अर्बनाइजेशन। फास्ट पेस ऑफ अर्बनाइजेशन अर्थात तीव्र गति से बढ़ते जनसंख्या। तो इंग्लिश के प्रश्न का आशय है तीव्र गति से बढ़ते जनसंख्या, सॉरी नगरीकरण, जनसंख्या नहीं, अर्बनाइजेशन है, पॉपुलेशन नहीं है। तीव्र गति से बढ़ते नगरीकरण से उत्पन्न समस्याओं को बताएं, और हिंदी में है बढ़ते नगरीकरण से उत्पन्न समस्याओं की विवेचना करें। क्योंकि दोनों के मीनिंग में कोई खास बहुत ज्यादा अंतर नहीं निकलेगा, लेकिन अगर बहुत बारीक प्रकार से देखा जाए तो तीव्र गति से बढ़ता जनसंख्या प्रायः अनियोजित नगरीकरण से संबंधित होता है, और नगरीकरण का बढ़ना नकारात्मक नहीं होता, तीव्र गति से बढ़ना नकारात्मक होता है। तो इंग्लिश वाले का जो कंसर्न है वो तीव्र गति से बढ़ने का है, और इसीलिए भारत में अनियोजित आकारिकी वाला नगर ज्यादा है, या अगर अनियोजित आकारिकी वाला नगर जिसको मॉर्फोलॉजी ऑफ द सिटीज कहते हैं वो ज्यादा है। एनीवे, तो एक कंसर्न जो था समझा दिया मैंने। इसमें कुछ ऐसी भी समस्याएं हैं जिस पर कि विद्यार्थी कई बार, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप सोशियोलॉजी के उन पुस्तकों का भी अध्ययन करें या सेटलमेंट ज्योग्राफी का भी अध्ययन करें, परंतु क्लास में आने का मतलब ही होता है कि आपको पूरा का पूरा बेहतर पॉइंट एक लूसिड वे में सरलतम शब्दों के साथ संप्रेषित किया जाए ताकि आप समझ सकें। तो अब पहले हम अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन पे चलते हैं, अर्थात पहले पार्ट में प्रश्न की मांग क्या है। प्रश्न की मांग अर्थात डिमांड ऑफ द क्वेश्चन में तो सबसे पहला जो पार्ट है, पार्ट ए कहें इसको, इसमें नगरीकरण के जो मान्यता के आधार हैं, नगरीकरण की मान्यता के आधार, ये भारत की जनगणना, भारतीय जनगणना 1961 में फिर से इस पर विचार हुआ था। उसके बाद फिर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मतलब उसी को ओके किया जाता रहा। माइट बी पॉसिबल कि 22-21 का जो सेंसस है 22 में पब्लिश किया जाएगा, उसके नगरीकरण के कई रिपोर्ट्स पब्लिश हुए हैं, उसमें संभावना है एक आध पॉइंट और परिवर्तन का, नहीं भी हो सकता है क्योंकि अंतिम रिपोर्ट अभी आया नहीं है। तो पार्ट ए में नगरीकरण की अवधारणा के 4 बिंदु हैं, उन्हीं मान्यता के जो स्वीकार्य 4 बिंदु हैं, आधार हैं, उनको हम देंगे तो पार्ट 1 पूरा हो जाएगा। और ऐसा बिल्कुल मत सोच के चलिए कि 200 वर्ड का शब्द का प्रश्न है तो 100 शब्द लिखना ही है पार्ट 1 में। पार्ट 1 में 20 शब्द में पूरा हो जाता है तो 20 शब्द में भी आप खत्म कर सकते हैं। हालांकि लगभग 40 से 60 शब्द के बीच लगेगा इस पार्ट 1 के लिए, तो यहां पर हम लोग 40 से 60 शब्द खर्च करेंगे, और इसका कोई इंट्रोडक्शन नहीं होगा, हम सीधे अर्थात परिचय में यहीं से शुरू हो जाएंगे। दूसरा है पार्ट बी, इसमें नगरीकरण या बढ़ते नगरीकरण से उत्पन्न समस्याएं। इसके 9 या 10 महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं और उन सबके फिर 3-3, 4-4 पॉइंट्स होंगे। उन्हीं पॉइंट्स को हम विश्लेषित करेंगे। अब यहां पर अगर हम एवरेज रखें 50 शब्द, 50 शब्द हम नगर के परिभाषा में यदि खर्च कर देते हैं तो बढ़ते नगरीकरण के समस्या पर हमारे पास बच रहा है 150 शब्द। तो 150 शब्द में यदि हम 10 पॉइंट क्रिएट कर लें बेहतर प्रकार से कंसर्न के साथ और कुछ तुलना करें, तुलना करने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि आप नगरीकरण की प्रक्रिया को समझने के साथ साथ उसके समस्याओं को इतना बेहतर प्रकार से समझते हैं कि आपको यह भी पता है इसका उपाय क्या हो सकता है। उपाय लिखना नहीं है, कहीं से भी उपाय नहीं लिखना है, चूंकि प्रश्न का उत्तर देना है, आपको अपनी बेवजह जानकारी नहीं देनी। यही प्रश्न का डिमांड है। तो यहां पर लगभग मान के चलिए
10 पॉइंट्स हमें देना है। 10 पॉइंट्स का मतलब हो गया, अगर 15-15 शब्द एवरेज लगाएंगे तो 150 हो जाएगा पूरा। और उसके बाद कुछ मैप डायग्राम यदि हो तो दिया जा सकता है, मैप या मॉडल। जैसे नगरीकरण की यही समस्या जो दिल्ली या मुंबई में है, वो चंडीगढ़ में, गांधीनगर में या भुवनेश्वर में नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सिविलाइजेशन के, हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो नगर नियोजन प्रक्रिया था, नगर विन्यास था, आकार की था, उसमें भी इस प्रकार की समस्याएं कम से कम। इसी को कहते हैं तुलना। और तब जाकर के देखेंगे कोविड-19 के समय भी चंडीगढ़ में समस्या बहुत कम हुआ, बट दिल्ली में, अहमदाबाद में, मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता में इस प्रकार की समस्याएं बहुत गंभीर प्रकार से उभर कर सामने आई। तो उसमें एक पॉइंट कोविड-19 को भी हम देखेंगे, कहीं ना कहीं उसका एक कंसर्न यहाँ पर होगा। तो यही इसका प्रश्न का मांग है जिसको कि हम एक्सप्लेन करेंगे। अब प्रेजेंटेशन है, तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन और प्रश्न की मांग दोनों एक ही साथ मैंने बता दिया है, अर्थात प्रस्तुतिकरण में भी यही होगा, प्रेजेंटेशन, क्योंकि शब्द मैंने यही लिख दिया है। तो इसको आप यहीं पर बढ़िया समझ गए होंगे प्रेजेंटेशन क्या होगा। अब सीधे हम लोग चलते हैं उत्तर पर कि नगरीकरण को परिभाषित कीजिए। तो आप इसको कैसे करेंगे? तो परिचय भी यही होगा और प्रारंभिक भाग का विकास भी यहीं से होगा, उत्तर का प्रारंभ यहीं से होगा, इंट्रोडक्शन के साथ, कि भारतीय जनगणना में नगर के अवधारणा के मुख्य बिंदुओं का निर्धारण होता है। भारतीय जनगणना में नगर के मुख्य बिंदुओं का या आधारभूत बिंदुओं का, घटकों का निर्धारण होता है। इसका प्रारंभ तो 1872 और 81 से हुआ, क्योंकि 81 को ही मान्यता प्राप्त है, परंतु 1961 में इसे अंतिम रूप से संशोधित किया गया, जो वर्तमान में भी मान्य है। और वो 4 पॉइंट हमें दे देना होगा। मैं लिख के बताता हूं, बेहतर रहेगा। तो प्रश्न है, नगर या नगरीकरण को परिभाषित कीजिए। यहां हो जाएगा परिचय, यही इसकी अवधारणा से कंसर्न होगा, है ना। भारतीय जनगणना में सेंसस नगर के निर्धारक घटकों का निर्धारण होता है। आप चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं, जिसका प्रारंभ 1872-81 में हुआ, जिसका प्रारंभ 1872 1881 में हुआ, क्योंकि ऑफिशियली आप सिंपली 1881 भी दे सकते हैं, क्योंकि स्वीकार यही है। 1881 में हुआ, परंतु 1961 की जनगणना में अंतिम रूप से निर्धारक घटक या घटक निर्धारित हुए। अंतिम रूप से घटक निर्धारित हुए जो अभी भी मान्य है।
अर्थात जो नगर शब्द है, नगर शब्द का मीनिंग क्या हो सकता है, उसके पूरे थीम को यहाँ पे क्या क्या होगा, अभी तो हम वो डिस्कस नहीं किए हैं, उसकी चर्चा यहाँ पे की, यानी प्रारंभ से लेकर के अब तक, क्योंकि 61 में अंतिम रूप से वो संशोधित हुआ, स्वीकार्य हुआ, और अभी भी वही है, अंतिम रूप से घटक निर्धारित हुए जो अभी भी मान्य है, यानी अभी उसके मतलब 61 के बाद से कोई संशोधन नहीं हुआ है ना। क्या है वो? पहला बिंदु है क्षेत्र की जनसंख्या, क्षेत्र की अधिवासीय जनसंख्या कम से कम 5,000, या शब्द बचा के चल रहे हैं, न्यूनतम 5,000 हो। ये पहला शर्त हो गया। दूसरा शर्त है कार्यकारी जनसंख्या। अब कई जगह पुस्तकों में लिखा रहता है मेल को लेकर के, अर्थात पुरुष। ये सही है कि गांवों में पुरुष और स्त्रियों के बीच में जनरली ये डिमार्केशन नहीं होता है, अलगाव नहीं किया जाता है, कौन श्रमिक है कौन नहीं, मान लेते हैं पुरुष ही श्रमिक है। लेकिन ये भेद करना बिल्कुल बेकार की बात है। सिंपल आप लिखिए कार्यकारी जनसंख्या, इसलिए मैंने ये बात आपको बता दिया। कई पुस्तकों में मैंने देखा है पुरुष कार्यकारी जनसंख्या, ये टर्म गलत है यहाँ पर। तो कार्यकारी जनसंख्या का 75% या अधिक गैर कृषि कार्य में, गैर कृषि कार्य में संलग्न हो। यह है दूसरा बिंदु। 75% या उससे अधिक गैर कृषि कार्य में संलग्न हो। इतनी डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप जानना चाहेंगे तो अगर कोई व्यक्ति खनन में संलग्न है तो वो मजदूरी कर रहा है और साथ में खनन को उद्योग, हालांकि ये प्राइवेट सेक्टर में ही आता है, परंतु उसके त्वरित विकास के लिए उसको उद्योग का दर्जा दिया गया है। तो खनन कार्यों में संलग्न जो लोग हैं उनको कृषि से परे उद्योग में, यानी सेकेंडरी ऑक्यूपेशन जो है या इकोनॉमी की जो गतिविधि है, उससे कंसर्न माना जाएगा। जो तीसरा है वो प्रमुख है, इन्हीं की तरह म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का निर्माण होना चाहिए। नगर पालिका में लिख दे रहा हूं, नगर पालिका कार्यरत हो ताकि जल आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति एवं अन्य नगरीय सुविधाएं प्राप्त रहे। क्लियर हो रहा है? देखो, ये तीन को तो स्वीकार किया ही जा चुका है। कंडीशनली चौथे को कंडीशन वाइज नहीं कहा गया, लेकिन सामान्य तौर पर उसको भी ले लिया गया। जनसंख्या घनत्व
जनसंख्या घनत्व 400 प्रति, या मैं देवनागरी में लिख देता हूं, 400 प्रति वर्ग किलोमीटर या अधिक। ये 4 शर्तें हैं जो नगरीकरण के अवधारणा का निर्धारण करते हैं। आ रहा है समझ में? तो पहले जो भाग का उत्तर है वो यहीं पूरा हो जाता है। लगभग मैंने 50 के आसपास शब्द इस पे प्रेजेंट किया है। तो नगर का यही हो जाएगा अवधारणा, या नगरीकरण की अवधारणा। यही पूरा का पूरा फर्स्ट पार्ट पूरा हो जाता है। परिचय प्लस प्रथम खंड या प्रथम भाग, उत्तर का जो प्रथम भाग है वो यहां पर पूरा हो जाता है। अब इसके बाद है नगरीकरण या बढ़ते नगरीकरण से उत्पन्न समस्याएं। तो मेरा मानना है यहां पर एक फ्लो चार्ट आप दे सकते हैं, और फ्लो चार्ट दे करके कुछ सब कॉजेज को आप जोड़ सकते हैं, है ना? तो चलते हैं दूसरे पार्ट की ओर। उत्तर का दूसरा भाग आमतौर पे जो परीक्षार्थियों के दिमाग में आता है वो ऐसे आता है, वो सही है परंतु पर्याप्त नहीं है। जैसे पर्यावरण की समस्या, प्रदूषण की समस्या, मलिन बस्ती की समस्या। लेकिन मैंने कहा ना, बेहतर प्रेजेंटेशन चाहिए। बेहतर प्रेजेंटेशन के लिए आपको बेहतर से बेहतर पॉइंट देना होगा। तो यहां पर बढ़ते नगरीकरण से उत्पन्न समस्याएं, यहां एक फ्लो चार्ट दे सकते हैं हम लोग, चाहे तो आप ना भी दें, परंतु फ्लो चार्ट से चीजें ज्यादा बेहतर और गुणात्मक हो जाएंगी। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आप दीजिए, नगरीय अवसंरचना एवं आकारिकी। फर्स्ट बिंदु, नगरीय अवसंरचना एवं आकारिकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आ रहा है समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस किस प्रकार से किस किस समस्याओं को हम जोड़ सकते हैं। नगरीय अवसंरचना और आकार की, इसमें चाहे तो हम दे सकते हैं आकार की और अवसंरचना संबंधी समस्याएं, नगरीय अवसंरचना और आकार की से संबंधित समस्याएं, ये बहुत बड़ी समस्या है। ये बहुत बड़ी समस्या है, आगे इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसके बाद हम ले सकते हैं, देखो अनियोजित प्रवास, वो सब का सब इसी में आएगा, तो वो नीतिगत में आ जाएगा। तो अनियोजित प्रवास, दूसरा हो जाएगा अनियोजित प्रवास। देखो एक तो हुआ अनियोजित प्रवास, और दूसरा प्रवास की कमी या आवास की कमी। अनियोजित प्रवास एवं आवास की कमी, ये बहुत निर्भर करता है सरकार की नीति पर भी। आवास की कमी, इस पे भी कुछ पॉइंट्स आएंगे। तीसरा आप ले सकते हैं आर्थिक समस्याएं।
ये तीसरा हो जाएगा। चौथा हो जाएगा सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएं या सामाजिक समस्या, सांस्कृतिक स्तर पे छोड़ देते हैं अभी हम लोग। सामाजिक समस्याएं, पांचवा हो जाएगा पर्यावरणीय समस्याएं, सब में कई पॉइंट्स आएंगे। जैसे मलिन बस्ती की समस्या सामाजिक समस्या ही है, पर्यावरणीय समस्याएं एक समस्या है, मनोवैज्ञानिक समस्या, घबराहट जैसी चीजों का होना, हालांकि ये बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तब आएगा। इसके अलावा आप देखेंगे पर्यावरणीय समस्याओं के अलावा तो नगरीय द्वैतवाद की समस्या, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नगरीय, ये हो जाएगा छठा, द्वैतवाद की समस्या, मतलब हिमाचल प्रदेश में, बिहार में, हिमाचल प्रदेश में नगरीकरण 10% से भी कम है और कई राज्यों में 60% के आसपास हो चुका है। तो ये इम्बैलेंस करता है नगरीकरण को, और ये इम्बैलेंसमेंट अनियोजित बढ़ती नगरीकरण को या अनियोजित प्रकार से नगरीकरण को बढ़ाता है। ये नगरीय द्वैतवाद की समस्या है। और अद्यतन, अर्थात ये सिंपल लिख देते हैं, कोविड-19 के समय कोविड-19 के अंतर्गत उत्पन्न समस्याएं, ये हो जाएगा सातवां। इस फ्लो चार्ट से यहां पे थोड़ा सा इसको आप अलग से भी इंडिकेट कर दीजिए कि आप इस टॉपिक को भी बिल्कुल ट्रेडिशनली नहीं लिख रहे, इसके करंट अप्लाइड पर्सपेक्टिव को आपने शामिल किया है। अब आपके पास लगभग इस फ्लो चार्ट के अलावा भी 140 शब्द हैं जो बहुत ज्यादा हैं, आराम से आप इसको बढ़िया से विश्लेषित कीजिए। चूंकि इस सब में, जैसे आर्थिक समस्या में बेरोजगारी है, गुणात्मक बेरोजगारी है, छिपी हुई बेरोजगारी है, इन सब स्तरों पे हम देखेंगे। जिससे कि गुणात्मक स्तर या जीवन स्तर गिरता है, परचेजिंग कैपेसिटी घटता है, इस प्रकार से जो रहन सहन है वो खराब होता है और नगर का जो स्तर है वो गिरने लगता है। तो ये भी नगरीकरण की समस्या है। मलिन बस्ती का विकास बेसिकली इसी कारण से विकसित होना शुरू हो जाता है। ये भारत में समस्या आज वैश्वीकरण के बाद नहीं उत्पन्न हुआ है। आप राज कपूर साहब की मूवी देखेंगे, श्री 420। राज कपूर साहब को इंडियन शोमैन भी कहा जाता था। उनकी एक अच्छी विशेषता थी कि भारत के सामाजिक समस्याओं को, एक प्रमुख सामाजिक समस्या को किसी न किसी मूवी में वो दिखाते थे। श्री 420 उनकी बड़ी प्रसिद्ध मूवी है। उसमें उन्होंने नगरीकरण से उत्पन्न समस्याओं को दिखाया है मुंबई में। आपको जानकर घोर आश्चर्य होगा कि मुंबई में कई ऐसी बस्तियां हैं, चौल की तक की मैं बात कर रहा हूं, जिसको मलिन बस्ती कहते हैं, वहां मुंबई में कहते हैं चौल। उस चौल में भी 8 घंटे के लिए रेंट पर मिलता है घर। घर मतलब एक कमरा। और इस समय बारिश समय जमीन पर सोने का भी जगह नहीं होता, या लोग जाते हैं तो खाट पर या एक ऊपर प्लास्टर करके उठा दिया जाता है, उसी पे लोग सोते हैं और नाली का पानी कमरे में घुसा होता है। आप समझिए वो दृश्य या जीवन कैसा होगा। आप डोमिनिक लेपियर के उपन्यास को पढ़िए, द सिटी ऑफ जॉय। सिटी ऑफ जॉय में डोमिनिक लेपियर ने जो औपनिवेशिक काल में लिखा गया, कोलकाता को ही सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। कोलकाता की मलिन बस्तियों की चर्चा डोमिनिक लेपियर ने द सिटी ऑफ जॉय में की है। और आज से 100 साल पहले कोलकाता, जिसे आनंद नगर कहा जाता था, महलों का शहर या नगर कहा जाता है आज भी, उसमें चौल या मलिन बस्ती के अंतर्गत क्या समस्याएं थी कि बारिश होने के बाद किस प्रकार से लोग वहां रहते थे।
कि पूरे जमीन पर 2 फीट तक पानी भरा हुआ है और कई लोग टूटी फूटी कुर्सी को लेकर के बैठ करके उसी पर रात गुजार रहे हैं और दिन में तो काम पे जाना है। कैन यू इमेजिन कि कैसा लाइफ होगा। मूवीज में भी हम जो देखते हैं वो आधा ही दिखाया जाता है। एनीवे, पूरा दिखाया जाएगा तो आप शायद देख भी नहीं पाएंगे, मूवी फ्लॉप हो जाएगा। तो ये बढ़ते नगरीकरण से उत्पन्न समस्याएं हैं, इन्हीं को वन बाय वन हम देंगे और इसमें कोई भी जो है कम नहीं है। जैसे ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी को बता देगा। नगरीय अवसंरचना और आकार की, मतलब जाम की समस्या, वहां परिवहन बेहतर है कि नहीं। अगर नगरीकरण के मॉडल को आप देखेंगे, जैसे ममफोर्ड एक बहुत बड़े समाजशास्त्री थे, बेसिकली ममफोर्ड का कार्य इकोनॉमिक्स में भी, ज्योग्राफी में भी, सेटलमेंट में भी पढ़ा जाता है सोशियोलॉजी के साथ साथ, क्योंकि ये समाजशास्त्र का मूल विषय वस्तु है। तो ममफोर्ड ने नगर के स्वास्थ्य के लिए 3 भागों में और कई उपभागों में नगर को बांटा। थोड़ा मैं समझा दे रहा हूँ क्योंकि समझने लायक टॉपिक भी है ये। उन्होंने कहा कि सबसे पहला होता है भौतिक स्वास्थ्य। जैसे हम लोग हैं तो कोई मानव का जो स्वास्थ्य होता है, एक होता है पहले हमारे शरीर का। तो शरीर में सारे ऑर्गन बढ़िया से काम करें, इसके लिए बेहतर है कि हम बेहतर खाना खाएं, साथ में बेहतर व्यायाम करें, कार्य करें, दिन भर सोए ना रहें, आराम ना करें, साथ ही साथ हमें फिर मनोरंजन भी चाहिए। तो इस प्रकार से नगर को भी एक व्यक्ति या समाज के समुदाय की तरह लेकर के ममफोर्ड ने एक विचार दिया और बताया। कई ऐसे समाजशास्त्री हैं, ममफोर्ड का मैंने नाम ले लिया, कि नगर के आकारिकी का होना, बेहतर आकारिकी का होना, अवसंरचना का होना नगरीय स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। जिसमें पहले होता है भौतिक स्वास्थ्य, अर्थात नगर की आकारिकी कैसी है, सड़कों का विन्यास कैसा है। कई बार सड़क का विन्यास गलत प्रकार से बना हुआ है तो आपके हमारे घर में बेवजह डस्ट आएगा। एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो नगर थे इस मामले में बड़े दक्ष थे, क्योंकि पूरे मैदानी क्षेत्र में टिल पाकिस्तान मरुस्थलीय जो भाग है, वायु का प्रवाह 2 दिशाओं में होता है, पूरब या पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब, कहते हैं पूर्वैया या पछुआ। उत्तर प्रदेश में तो प्रचलित है ये, ईस्टर्ली या वेस्टर्ली। तो मुख्य सड़क हमेशा पूरब से पश्चिम ही होना चाहिए नगर का, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको देखने को मिलेगा। और मुख्य सड़क पर यदि आपके घर का खिड़की दरवाजा खुलता है तो डस्ट बेवजह आएगा। अर्थात मुख्य सड़क के किनारे जो ब्रांच रोड्स होंगे कॉलोनीज के, रिहायशी घरों के, उन ब्रांच सड़कों पर मकानों का मुख खुलना चाहिए, मुख्य दरवाजा होना चाहिए, और तब मकानों में डस्ट स्वतः ही कम जाएगा। पुरवैया के समय डस्ट है भी तो इस कोने से उस कोना चला जाएगा, और पछुआ के समय उस कोने से इस कोना चला आएगा, वो जनरली घरों में नहीं जाएगा। सोचिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन वालों को इस विज्ञान, इस तकनीकी की जानकारी थी, तभी चेसबोर्ड पैटर्न पे जो चंडीगढ़ में फॉलोअप किया गया, गुजरात के गांधीनगर में फॉलोअप किया गया और भुवनेश्वर में फॉलोअप किया गया। इस चीज को हम उतना पहले 2000 BC में जाकर के देख सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के सिटीज में। तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है नगरीय अवसंरचना एवं आकार की संबंधी समस्याएं, जो भारत के अधिकांश नगरों की समस्याएं हैं। क्लियर हो रहा है? तो अब इसी को हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। चलते हैं एक्सप्लेन करने की ओर। पहला, नगरीय आकारिकी एवं अवसंरचना। का बेहतर नहीं होना अधिकांश भारतीय नगरों की समस्या है। अधिकांश भारतीय नगरों की समस्या है। आकार की
क्योंकि सब थोड़ा बचा बचा चल रहे हैं। सड़क विन्यास, सड़क विन्यास, घर, पार्क, अस्पताल या सड़क विन्यास, घर, तथा सार्वजनिक या निजी क्षेत्र के कार्यालय वहां रहने वाले या कार्यालय की अवस्थिति एवं आकार से संबंधित है। जबकि अवसंरचना उपलब्ध जनसंख्या के अनुरूप हो। उपलब्ध जनसंख्या का मतलब ये होता है कि अगर जैसे आप देखेंगे अंग्रेजों ने जो प्रयागराज में सिविल लाइन बनाया, सिविल लाइन के सड़कों को चौड़ा अभी तक नहीं किया गया है। बेसिकली वो इंक्रोच थे, उस इंक्रोचमेंट को बस हटा दिया गया है। इवन पीवीआर मॉल के भी सामने जो सड़क है वो अंग्रेजों के समय ही बना दिया गया था, उतना चौड़ा। आप सोचिए कि अंग्रेजों का नियोजन, अर्थात आज से 150 साल पहले प्रयागराज के जो सिविल लाइन्स को बनाया गया, कानपुर के सिविल लाइन, कानपुर का सिविल लाइन थोड़ा कंजस्टेड है तुलना में प्रयागराज के, या लखनऊ का या वाराणसी का। प्रयागराज का सिविल लाइन थोड़ा ज़्यादा खुला खुला है। 150 साल पहले नियोजन किया गया तो सॉरी, उन लोगों ने इस बात का तुलना किया, एक अनुमान लगाया कि इस नगर की जनसंख्या यदि इस परिमाण में भी बढ़ती गई, मल्टीप्लिकेशन में, गुणात्मक प्रक्रिया से, तब भी सड़क पर लोगों का या जनसंख्या अधिक का दबाव नहीं आएगा, जिसके कारण जाम की समस्या नहीं होगी। जाम की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, स्कूल कॉलेज तक लोगों की पहुंच, आने जाने में लगा समय, ये सब चीज नगर नियोजन का भाग है जो टीसीपीओ प्लान के अंतर्गत निर्मित किया जाता है। तो ओवरऑल आप देखिए, नगरीय आकार की एवं अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतर नहीं होना अधिकांश भारतीय नगरों की समस्या है। आकार की सड़क विन्यास से, अर्थात प्रयागराज का जो पुराना प्रयागराज है उसमें देखो सड़कें टेढ़ी मेढ़ी चल रही है। ये अधिकांश जो नगर जीवीय प्रक्रिया से बढ़ रहे हैं उनमें सड़कें टेढ़ी मेढ़ी चलती हैं। हाँ, लखनऊ में जो वृंदावन योजना नया बसा है उसी पैटर्न पे कि यहाँ पॉपुलेशन 5 गुना जब भविष्य में कभी होगा तब भी वहाँ जाम की समस्या नहीं होगी। अभी पार्क दिया गया है, आगे सड़क को चौड़ा किया सकता है। 120 फीट का सड़क वृंदावन योजना में दिया गया है और जो मुख्य सड़क है 180 फीट का है जो लुलु मॉल के सामने से गुजरता है। अभी उसे और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, स्कोप है उसका। यह हुआ नियोजन। आज से 20 साल के बाद बढ़े हुए जनसंख्या में अतिरेक के समय भी यहाँ जाम की समस्या कम से कम न हो। तो आकारिकी में सड़क विन्यास, घर, सार्वजनिक निजी क्षेत्र की समस्या, या आप चाहें तो सिंपली लिख सकते हैं बेहतर नगरों की समस्या है। अब यहाँ पे इसको हटा करके चाहें तो आप सिंपली लिख सकते हैं समस्या है सड़कों पर जाम लगना,
बेहतर सड़कों पर, मतलब लिखने का दोनों तरीका हो सकता है। बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध नहीं होना। जैसे अभी भी देखो, लखनऊ में मेट्रो आ गया, क्या प्रयागराज में, बनारस में मेट्रो भी है? और लखनऊ में अब मेट्रो को हटा दिया जाए तो जैसे लगता है लखनऊ का जीवन रेखा बन गया है, मेट्रो रुक जाएगा लखनऊ। इस प्रकार की प्रक्रिया लग रही है। तो बेहतर परिवहन सुविधा का उपलब्ध नहीं होना, हॉस्पिटल या स्वास्थ्य केंद्र, मनोरंजन केंद्र, पार्क, हरित पट्टी, आदि की कमी, एक है आदि के मतलब मात्रात्मक कमी, साथ ही उनका उनकी अनियोजित अवस्थिति। अनियोजित अवस्थिति। कई जगह आप देखेंगे आधे किलोमीटर के अंतर्गत ही दो थाने हैं, एक का एरिया इस तरफ ज्यादा है, एक का एरिया इस तरफ ज्यादा है, दोनों थाने आसपास है, कई जगह तो थाने आमने सामने भी हैं। इस परिस्थिति में यानी थाने का जो अवस्थिति या लोकेशन है, क्या आपको लगता है ये बेहतर है? थानों को बनाया गया है क्राइम को रोकने के लिए, साथ ही साथ जाम न लगे, प्रॉपरली जो ट्रांसपोर्टेशन है वो प्रवाह के साथ गुजर रहा हो। अब आसपास बना दिए हैं तो इससे इधर का इलाका दूर हो गया, इससे इधर का इलाका दूर हो गया। यदि दोनों को सेंटर में कर दिया जाए तो बराबर दूरी पर दोनों ही तरफ दोनों देख सकते हैं। यह स्थिति अस्पतालों की भी है। आसपास 4 अस्पताल और बाकी फिर 8 किलोमीटर तक कोई अस्पताल नहीं। तो नगर नियोजन के प्रक्रिया में जैसे घर आप बनाते हैं ना, घर भी एक नगर की तरह, नगर भी एक घर की तरह ही होता है। घर में प्रॉपरली वॉशरूम होना चाहिए, बेडरूम होना चाहिए, स्टडी रूम होना चाहिए, किचन होना चाहिए, यदि आप इच्छुक है तो पूजा रूम होना चाहिए, और सबका लोकेशन भी फिक्स होना चाहिए। जहां पर किचन है उसको वहां बना दिए जहां तेज हवा आता है, वो तरीका जगह गलत हो गया। किचन में आपको तेज हवा की आवश्यकता कभी नहीं होगी, वो बेडरूम और बालकनी से कंसर्न हो सकता है। तो नगर का जो अवसंरचना है, आधारभूत घटक हैं, और सबको मिला जुला करके जो उसकी आकार की है, वो भारत के अधिकांश नगरों में अब बेहतर नहीं है। तो एक जुड़ा हुआ उससे समस्या, ये बहुत महत्वपूर्ण है, अनियोजित अवस्थिति, जिससे अस्वास्थ्यकर परिस्थिति। पहले वाला जैसे था उसको वैसे भी लिख सकते थे और इस वाले से भी लिख सकते हैं। अब जो दूसरा पॉइंट होगा, मैं कलर चेंज कर ले रहा हूं, अनियोजित प्रवास एवं आवास की कमी। नगर में अधिकांश श्रमिक या इसको कोविड-19 लिख देंगे, लगभग 60% लोगों के पास नगर में आवास नहीं है।
मैं किराएदारों को जोड़ करके बता रहा हूं, 60% लोगों के पास नगर में आवास नहीं है तथा लगभग 25 से 30% लोग मलिन बस्तियों में रहते हैं। लोग मलिन बस्तियों में रहते हैं, जो नगरीकरण को या नगरीकरण की समस्याओं को स्वयं ही बढ़ा देता है। ना वहां बेहतर सफाई होगा, अर्थात या वो चलो आगे बताएंगे, चूंकि पॉइंट कवर अप करते हैं। 60% लोगों के पास नगरों में आवास नहीं है तथा लगभग 25 से 30% लोग मलिन बस्तियों में, स्लम्स में रहते हैं। मलिन बस्ती का तात्पर्य होता है वहां पर बेसिक सुविधाएं भी नहीं उपलब्ध होती, टॉयलेट भी नहीं होता है, गाड़ी वाला टॉयलेट लगा दिया जाता है। और खासकर बारिश समय, जो मैंने बताया ही आपको, डोमिनिक लेपेयर का नोवेल पढ़िए, मुंबई की परिस्थितियों को देखिए, तो समझ में आएगा कितनी ज़्यादा निम्न स्तर की परिस्थितियों में भी लोग रहने के लिए मजबूर और लाचार हैं। आ रहा समझ में? तो 25-30% लोग मलिन बस्तियों में रहते हैं, जो कई प्रकार के या नगरीय पारिस्थितिकी को ही समस्याग्रस्त बनाता है। जो संपूर्ण नगरीय पारिस्थितिकी हेतु समस्या है, मतलब सामाजिक समस्या का कारण भी ये मलिन बस्ती हो जाता है। गंदगी, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, सीवर का समस्या, सब का सब इससे जुड़ा हुआ है। जो तीसरा है, इसी में अनुचित प्रवास भी देते हैं। अनियोजित प्रवास जैसे भूमि अधिग्रहण, अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण। जितना जमीन है ना, उतने जमीन पर बहुत कम ही लोग हैं जो मूल नगरीय क्षेत्र में हैं, उनका छोड़ दें तो मकान बनाते हैं। जहां तक जमीन है वहां मकान बनाएंगे, छज्जा निकालेंगे रोड पर और खाट लगाएंगे पूरा रोड पर। ये बहुत बड़ी एक समस्या है। तो अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण ये बहुत बड़ी समस्या है, और साथ ही साथ अनियोजित प्रवास में गैरेज का नहीं होना, इसी प्रकार बस दिल्ली में एक सर्वे है कि 85% लोगों के पास गैरेज नहीं है, क्योंकि पहले का जो मकान था तो मकान के सामने या मकान के अंतर्गत एक परिवार रहता था, वो पार्क कर लेता था। अब दिल्ली में जैसे जैसे रेट बढ़ रहा है भूमि का, उन्होंने उस एरिया को भी कैप्चर कर लिया। गैरेज बना नहीं है, 4 फ्लोर बन गया। 4 फ्लोर में कम से कम 4 परिवार तो रहते ही हैं, चारों के पास गाड़ी है, भाई प्रति व्यक्ति आए बेहतर है, और चारों की गाड़ियां लगी हैं सड़क पर। दिल्ली के 50% रोड गैरेज के तौर पे इंक्रोच्ड हैं। ये सर्वे है, अनुमान आप लगा लीजिए क्या क्या समस्याएं होंगी। तो अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण, गैरेज का नहीं होना, ये सब अनियोजित प्रवास है, जो नगरीकरण की समस्या को समस्या के रूप में प्रस्तुत करता है। अब जो तीसरा है, आर्थिक समस्याएं।
देखो, ये प्रादेशिक नियोजन और विकास जो है ये विशेष कर ज्योग्राफी से कंसर्न हो जाता है, बट इकोनॉमिक्स में भी आता है, सोशियोलॉजी में भी आता है। यही मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, सोसाइटी पे उसका क्या प्रभाव पड़ता है ये सोशियोलॉजी में देखा जाता है। इकोनॉमी और सोसाइटी दोनों को मिलाकर हम देखते हैं ज्योग्राफी में, और नीति का निर्माण तो जनरली इकोनॉमिस्ट ही करते हैं ज्योग्राफर से मिल करके। तो रीजनल प्लानिंग में यह भी देखा जाता है कि आखिर किस चीज का प्रबंधन आप करते हैं। तो नगर में श्रम प्रबंधन होता है, अर्थात रोजगार प्रॉपर नहीं मिला तो सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। रोजगार जैसे, अब समस्या क्या है, बेरोजगारी की समस्या। ये कई प्रकार की समस्याएं हैं, जैसे गुणात्मक बेरोजगारी। गुणात्मक बेरोजगारी का आशय है, यहां पे मैं इकोनॉमिकल टर्म यूज नहीं कर रहा, अर्थात योग्यता के अनुरूप रोजगार का नहीं होना। छिपी बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी जो सामान्य बेरोजगारी है वो तो है ही, मतलब बिल्कुल ही रोजगार नहीं मिला। कुछ लोगों को लग रहा है हम रोजगार में हैं, परंतु अपने जितना कर सकते थे उतना नहीं किए। इस सभी प्रकार की बेरोजगारी की समस्या नगर में है, और जब तक बेहतर मात्रात्मक गुणात्मक स्तर पर बेरोजगार उपलब्ध नहीं होगा, नगर में समस्या रहेगा। क्लियर हो रहा है? अब इससे क्या होता है, जीवन स्तर में गिरावट। अब देखो, जीवन स्तर में जो गिरावट है ना, वो नगर के स्तर को गिरा देता है। कई लोग नगर पालिका का टैक्स जमा नहीं कर पाते। अब नगर पालिका का टैक्स जमा नहीं कर देंगे तो यहां बुलडोजर बाबा भी बुलडोजर थोड़ी चलाएंगे। बुलडोजर बाबा तो बुलडोजर लॉ एंड ऑर्डर और किसी अन्य प्रकार की इस प्रकार की समस्याओं पे ग्रस्त चीजों पे चलाते हैं। किसी ने टैक्स नहीं जमा किया बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बिकॉज ऑफ द लेसर लिविंग स्टैंडर्ड, उस प्रक्रिया में तो बुलडोजर नहीं चला दिया जाएगा। लेकिन घाटा लगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, तो भाई वो कार्य भी तो बेहतर नहीं कर पाएगा। रोड टैक्स की समस्या, तमाम तरह के जो टैक्सेस हैं नगर में, 50% तो वो ऑफर दे दे करके पूरा कराए जाते हैं। दिल्ली तक पे ऐसा ऑफर दिया जाता है कि जिन लोगों ने मकान का टैक्स नहीं दिया है, 50% की छूट दी जा रही है, कृपया जमा करिए। तब भी कई लोग नहीं आते। 70% की छूट दी जा रही है, आइए। ये तो हालत है। तो उससे क्या होता है, जीवन स्तर में गिरावट, टैक्स, विविध टैक्स आदि का जमा नहीं होना। बिजली डिपार्टमेंट बिजली काटता है, फिर दूसरे नाम से मीटर, फिर तीसरे नाम से मीटर, फिर चौथे नाम से मीटर लगाए जा रहे हैं। सरकार भी मतलब बिजली डिपार्टमेंट भी परेशान, और ये अपना काम चला रहे हैं, टोका फंसा फंसाए काम चलाएंगे। ये सब ऐसी समस्याएं हैं जो जीवन स्तर से कंसर्न है। एक तो मनोविज्ञान है कहीं ना कहीं, परंतु जीवन स्तर यहां पर ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आर्थिक समस्याओं में बेरोजगारी की समस्या, ये उपलब्ध कराना होगा, जीवन स्तर में गिरावट, और इससे उत्पन्न होता है फिर सामाजिक समस्या। आ रहा समझ में? देखो, यहां आर्थिक के बाद है सामाजिक समस्या, सामाजिक समस्याएं। ये आर्थिक कारणों से प्रत्यक्षता अंतर संबंधित होते हैं।
जैसे बेरोजगारी की स्थिति में चोरी, छीन झपट या चोरी, डकैती, तो ये तो इकोनॉमी से कंसर्न हो गया। आ रहा है समझ में? चोरी, डकैती, इसके अलावा एक ये है, इसको आप विशियस साइकिल से भी दिखा सकते हैं। आर्थिक समस्या, सामाजिक समस्या, अगेन आर्थिक समस्या। क्लियर हो रहा है? इसी में अगला पॉइंट हो जाएगा महिलाओं के विरुद्ध अपराध। देखो, गांवों में अभी भी महिलाओं के विरुद्ध उस प्रकार का अपराध नहीं है। और अब गांव पहले वाला जो सिनेमा में देखते थे कि ठाकुर साहब ने कह दिया तो कानून हो गया, विधि हो गया, वो सब अब नहीं चलता है। अब तो कई बार ठाकुर साहब लपेटे में आ जा रहे हैं SC एक्ट या SC/ST एक्ट के अंतर्गत। फिर भी दोनों ओर से चल रहा है विवाद। अब कृपया फिर इसको आप जाति धर्म से जोड़ के न देखेंगे। यानी कानून व्यवस्था मजबूत हुआ है, सामाजिक समीकरण बहुत सशक्त हुआ है, काफ़ी उसका ताना बाना सुधरा है, सुधार हुआ है। और पहले भी कुछ खास इक्के दुक्के के अलावा ऐसा नहीं था कि जमींदार साहब जो थे या जो भी उस समय के तथाकथित लोग थे, संभ्रांत लोग, वो बलात्कार ही किया करते थे। हाँ, थोड़ा बहुत इधर उधर चलता था, जो फिल्मों में भी आप देखते हो। एक होता था जो उधार दिया करता था, इसको लाला भी कहते थे, जो सूदखोरी का कार्य किया करता था ग्रामीण स्तर पर। उसकी नज़र हमेशा कमज़ोर घर के बहू बेटियों पर होती थी, लास्ट में कुटाता था। और सुखांत ये होता था कि उसकी बिटिया से ही उस जिसके यहाँ उसकी नज़र होती थी, उसका बेटा या कोई विवाह करता था। ये हिंदी सिनेमा का सुखांत भाग था। बट एनीवे, गांव की स्थिति में अभी भी ऐसा नहीं कोई बलात्कार कर देगा, लेकिन नगरों में ये तुलनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। सरफिरे लंपट ऐसे ऐसे हैं, मन नहीं लग रहा था तो लड़की छेड़ दिए। और इस मामले में मैं सीधे कह रहा हूं, कोई मानवाधिकार नहीं है, बांध करके सूंटी से कस के दीजिए। बुलडोजर बाबा कुछ मामले में सही भी कर रहे हैं, सुन करके आपको भी आश्चर्य हो रहा होगा, शिक्षक कैसे कैसे बात कर सकता है। हम अपराधियों से ज्यादा अपने भोले भाले नागरिकों की चिंता करें तो बेहतर होगा। महिलाएं लड़कियों की चिंता करें, ज्यादा बेहतर होगा। एक बार कस के सुटाई हुआ, दिमाग दुरुस्त, अगले बार मन करेगा भी तो करने का मन नहीं करेगा। मन इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि कानून उनकी रक्षा के लिए आ जा रहा है। कानून मतलब समाज सेवी, NGO, मानवाधिकार। एनीवे, महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध है वो महानगरों में ज्यादा है। यहां लिखना होगा, अपराध महानगरों में अधिक, नगरों में कम। इस पे कई पुस्तक आया है और UPSC ने तो मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन दिया है। हुआ ये कि किसी भी परिवर्तन की प्रक्रिया में होमवर्क होना चाहिए। नाइट ड्यूटी गर्ल्स का शुरू कर दिया गया, लेकिन क्या उनके सुरक्षा की व्यवस्था की गई है? दिल्ली में अपराध, मुंबई में अपराध बहुत ज्यादा है। लड़की 30 किलोमीटर तक जा रही है, कैब में बैठ गई, कैब वाला एक पौआ मार भी लिया, और कुछ लंपट रास्ते में उसी के मित्र हैं जो इंतजार कर रहे हैं। सुंदर लड़कियां जाती हैं, आज मजा ले लेते हैं हम लोग। मैं फिर कह रहा हूं, इस मानसिकता के लोगों के साथ कोई मरुवत नहीं होनी चाहिए। पहले तो घसीट घसीट करके कुटिए, क्योंकि बुलडोजर बाबा का डर कहीं ना कहीं लोगों में आया है ना। इसका परिणाम आपको दिख रहा है, कितने प्रेम से भाषा बोलने लगे सब लोग। और ये जाति धर्म से ऊपर उठकर के कार्य हो रहा है। कुछ तो जौ के साथ घुन पिसता है, ये सबको पता है। एनीवे, मैं सुधार की बात फैलाना करूं, महानगरों में अधिक है, नगरों में कम है। तो ये बहुत बड़ी सामाजिक समस्या है जो भारत के नगरीकरण के अंतर्गत है। इसके अलावा वृद्धों के
साथ दुर्व्यवहार, जो वीकर सेक्शंस हैं उनके साथ। देखो, वृद्धाश्रम गांवों में नहीं बनते। ऐसा हो सकता है कि बेटे से पिता का लड़ाई होता हो, लेकिन ले दे के सब साथ में रहते हैं, मिल्लत है। लेकिन यहां पर बहुत अच्छे कोटेशंस आते हैं। यहां फिर नारी सशक्तिकरण वाले बुरा नहीं मानेंगे या मानेंगी कि जो बहू घर में आती है वो अपने माँ बाप की तरह यहां पर भी लड़के के यानी पति के माँ बाप को अपना माँ बाप मान ले, तो फिर कोई वृद्धाश्रम नहीं जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ये समस्या तो है। यहाँ बीच में लाइट इंटरप्ट हुआ था, या तो वीडियो मैनेज करने वाले लोग इसको देख लेंगे, और या आप देख रहे हैं, आप समझ गए होंगे। तो मैं वहीं से बोलना शुरू कर देता हूँ जहाँ से मैंने इसको महसूस किया था कि लाइट कटा है और डिस्टर्ब हुआ है। कि गाँव के लोगों में विवाद के बावजूद पिता और पुत्र में एक मिल्लत है, नगरों में यह कम है। जो लड़की बहू बन के आती है वो अपने पिता माता की तरह यदि सास ससुर का भी ध्यान रखना शुरू कर दे, थोड़ा 19-20 भी चलेगा, तो फिर कोई वृद्धाश्रम नहीं जाएगा। और यहाँ पर वीकर सेक्शन में महिलाओं के विरुद्ध, वृद्धों के विरुद्ध बहुत ज़्यादा अत्याचार है, या यहाँ पर वृद्धों के साथ दुर्व्यवहार, इवन बच्चों के साथ दुष्कर्म। जो पेज 3 मूवी आई थी उसको आप देखिए, याद करिए। ये सब समस्याएं भी नगरों की, भारतीय नगरों की समस्याएं बनती जा रही हैं। हालांकि ये महानगरों में है, नगरों में कम है। अभी भी बनारस में, इलाहाबाद में, प्रयागराज में लड़ाई झगड़ा होता है। एक आध लपड़ थप्पड़ भी हो गया। ये तो आप पढ़ेंगे राग दरबारी नोवेल, तो उसमें दिया हुआ है कि बड़े साहब को, मतलब उनका बेटा ही कई बार उनको बेइज्जत करता था, बाकी चूंकि पहलवान थे वो, तो उनको कोई ऊंचा बोल दे ये संभव ही नहीं था। उन्हीं का बेटा जो था कई बार बोल देता था। बट वो मिल्लत, साथ में रहना, वो तो था ना। लेकिन महानगरों में ये परिस्थितियां बड़ी तेजी से परिवर्तित हुई हैं। तो आर्थिक और सामाजिक समस्याएं, इसको स्पेशली आप फोकस करेंगे, है ना। इसके पश्चात आप देखिए तो पर्यावरणीय समस्याएं, अगले पेज पे दे देते हैं। पर्यावरणीय समस्याएं, संसाधन के अनुरूप बसाव नहीं, या संसाधन के अधिक सघन बसाव, इससे क्या होगा? अत्यधिक जनसंख्या दबाव, भीड़ भाड़, यही ले देता हूं मैं, भीड़ भाड़, वायु प्रदूषण,
जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये सब का सब नगर में है। भीड़ भाड़ की वजह से उच्च स्तर के करप्शंस का विकास होना शुरू हो रहा है। लोग मानसिक असंतुलन की स्थिति में आ गए हैं। या इसको मनोवैज्ञानिक कहें और ज्यादा अच्छा रहेगा। वायु प्रदूषण का हालत यह है कि दिल्ली में सर्वेक्षण के अनुसार, पर्यावरण डिपार्टमेंट का ही ये है एजम्पशन, कि जिस प्रकार से वायु प्रदूषित है, 10 सिगरेट पीने से जितना टॉक्सिन बॉडी में जाता है, इस वायु को लेने पर उतना ही लगभग टॉक्सिन जाता है। सिम्स लाइक पैसिव स्मोकिंग। तो अतिशय प्रदूषित वायु, अतिशय प्रदूषित जल, अधिकांश नगर और महानगरों की समस्या है ये। अधिकांश महानगर एवं नगर, मतलब दिल्ली में यमुना नदी है, कहते हैं नदी में नहाने से, पूजा करने से पाप धुलता है। पाप धुलेगा या कम होगा या नहीं होगा, लेकिन कई प्रकार की बीमारियों को आप जरूर लेके चले आएंगे, ये तय है, इट्स गारंटेड। आप समझ सकते हैं प्रदूषण का लेवल वहां पर क्या है। फिर जल प्रदूषण में नदियां, नाले संक्रमण का आधार बन गए हैं। भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, बहरेपन का समस्या आने लगा है। बहरेपन, समस्या। तो ओवरऑल, और यहां पे थोड़ा सा एक और पॉइंट दे रहे हैं, डकैती, अपराध में वृद्धि। सिंपली आप चाहें तो इस पॉइंट को ले सकते हैं, अपराध में वृद्धि। अब यहां पर पर्यावरणीय समस्या के पर्याप्त पॉइंट है, चूंकि आपको शब्द बचाते हुए उतना ही लिखना भी है। अब यहां पर था नगरीय द्वैतवाद की समस्या। नगरीय द्वैतवाद की समस्या, भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया असंतुलित है। मुंबई, दिल्ली एवं कोलकाता जैसे नगर जनसंख्या भार को संभाल पाने में सक्षम नहीं है। या जैसे नगर की अवसंरचना, ऐसे भी लिख सकते हैं, नगर की अवसंरचना उपलब्ध जनसंख्या के 1/20 के लिए ही उपयुक्त है। आप समझ सकते हैं कि
1/20 जब जनसंख्या इसका करेंगे तब जाकर के बैलेंस होगा। साथ ही या इतना ही काफी है, इसी को नगरीकरण का द्वैत कहते हैं। जो छठा पॉइंट है, कोविड-19 से कंसर्न, यहां पे जो कि मलिन बस्ती अलग से नहीं लिखे हैं, इसमें शामिल कर दे रहे हैं हम। मलिन बस्ती या झुग्गी की समस्या, ये जरूर हाइड कर दीजिएगा, क्योंकि इस चार्ट में मैंने नहीं दिया था, इसको समारी समस्या में ही मैंने जोड़ दिया है, तो इसी में मलिन बस्ती आ जाएगा। अब स्पेशली आपको चलना है 7वां पॉइंट, जो कोविड-19 से कंसर्न है। कोविड-19 के अंतर्गत नगरीकरण की समस्याएं स्पष्ट हुई। क्योंकि अधिकांश भारतीय नगरों में 80 से 90% श्रमिक असंगठित क्षेत्र के थे, में कार्यरत थे, जो रोज कमाते एवं खाते स्तर के थे। रोज कमाते एवं खाते का मतलब होता है उनके पास इकोनॉमी का बैकअप नहीं है, पूंजी का बैकअप नहीं है कि 2-4 महीना अगर पेंडेमिक आ गया, लॉकडाउन लग गया तो समस्या नहीं होगा। रोज कमाते एवं खाते स्तर के थे, उनके कोई आवास नहीं थे, अतः लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन प्रक्रिया में उन्हें मजबूरी में गांव या घरों को वापस जाना पड़ा। महाराष्ट्र एवं गुजरात से ऐसे सर्वाधिक श्रमिक वापस गए, जिसमें उत्तर प्रदेश में ही सर्वाधिक वापस आए, क्योंकि गंतव्य सबसे बड़ा वही था, सर्वाधिक वापस आए। अब कोविड-19 के समय जो समस्या आई थी उसको देखते हुए नगर या महानगर कम से कम रैन बसेरा तो बना ही सकते थे, और वर्ड्स काउंट करेंगे तो लगभग यही 200 शब्द के आसपास मैंने दिया है, 2 शब्द कम ही है। इन्हीं सारे पॉइंट्स को आप जोड़ करके प्रस्तुत करेंगे। फ्लो चार्ट से फायदा ये होता है कि
एग्जामिनर को एक बार में वो सारा चीज़ पहले दिख जाता है और तत्पश्चात उसी को कई पॉइंट के साथ आप प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत विस्तार जाने की आवश्यकता नहीं है कि मानवीयता शर्मसार हुई वगैरह वगैरह। इसी के साथ आपका उत्तर पूरा हो जाता है। तो प्रश्न जो है मैं फिर एक बार वहां पे चल के आपको बताता हूं। प्रश्न यहां पे था, नगरीकरण को परिभाषित कीजिए, बढ़ते नगरीकरण से उत्पन्न समस्याओं की विवेचना कीजिए। तो नगरीकरण को यहां पर परिभाषित किया गया। परिचय और प्रथम भाग का उत्तर यही था। 4 पॉइंट में नगर क्या होता है इसका विश्लेषण, और तत्पश्चात मैंने उन समस्याओं को पहले फॉर्मेटिंग के अंतर्गत दे दिया और तब इसी को 1 बाय 1 विश्लेषित कर दिया। तब आपको अधिकतम अंक आ जाएंगे। और ये फ्लो चार्ट जरूर दीजिए, क्योंकि इससे स्पष्ट हो जाता है कि आप सारे पॉइंट्स को समायोजित करके एक बेहतर प्रस्तुतिकरण के साथ प्रस्तुत करने वाले। यही बेस्ट प्रेजेंटेशन है, जिसमें कोविड-19 वाला पॉइंट बिल्कुल करंट एंड अप्लाइड है। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। अगले प्रश्न के उत्तर में मिलते हैं। जानिए, सीखिए, बेहतर अंक प्राप्त कीजिए, ताकि बेहतर अंक प्राप्त करके बेहतर रैंक के साथ चयनित हो सके। यही टीम दृष्टि का प्रयास है, हमारा भी प्रयास है। तो आज का सेशन समाप्त करते हैं। अगले प्रश्न के उत्तर में मिलते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।